नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्विजय इकॉन लैब में। अगर आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर से जुड़े 100 मोस्ट प्रोबेबल MCQs, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह वही टॉपिक है जहाँ से पिछले वर्षों में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप पिछले वर्षों के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि MPPSC के जो 2022 का पेपर था उसमें टोटल 9 क्वेश्चन और 2024 का जो पेपर था उससे 11 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हर MCQ आपकी परीक्षा में डायरेक्ट हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म होती है। ऑप्शन है मूल्य निर्माता, मूल्य ग्रहणकर्ता, मूल्य नियंत्रक या मूल्य विभेदक। तो इसका आंसर आएगा मूल्य ग्रहणकर्ता। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत अधिक संख्या में विक्रेता और क्रेता होते हैं। किसी एक फर्म का बाजार मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए फर्म बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य को स्वीकार करती है। इसी कारण इसे प्राइस टेकर कहा जाता है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में जो है फर्म वो प्राइस को ग्रहण करती है, जबकि मूल्य का निर्धारण कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की मांग वक्र होती है ऋणात्मक ढाल वाली, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः अलोचदार या लंबवत। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की मांग वक्र कैसी होती है? पूर्णतः लोचदार, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म बाजार मूल्य से अधिक नहीं ले सकती। यदि वह अधिक मूल्य लगाएगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इसलिए फर्म की मांग वक्र हमेशा कैसी होती है? क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होता है मार्जिनल रेवेन्यू से, या एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से लेस देन होता है, या एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, या एवरेज रेवेन्यू 0 के बराबर होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के हमेशा बराबर होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य स्थिर होता है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है और यही प्राइस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ अधिकतमीकरण की शर्त क्या है? मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है? जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है? जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कर्व को क्या करें? नीचे से कट करें, जे शेप में, है ना। तभी क्या होता है? अपना लाभ अधिकतमीकरण होता है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म अर्जित करती है। लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें फर्म को क्या मिलता है? नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, लॉस मिलता है या जीरो। तो इसका सही आंसर आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों मिलता है? क्योंकि लॉन्ग रन में नई नई फर्में आ जाती हैं, तो इसके कारण से जो अब नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फर्म को केवल क्या मिलता है? नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। शट डाउन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर हो, या प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो, या मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो। तो शट डाउन पॉइंट वह होता है जहाँ पर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए। मतलब जब मूल्य औसत परिवर्ती लागत के बराबर हो जाए तब फर्म उत्पादन को बंद करने की स्थिति में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है? टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, या एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट कैसी कंडीशन होती है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर ना तो फर्म को लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, अर्थात जीरो प्रॉफिट की कंडीशन को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वह टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्पाद विभेदन, एक विक्रेता, समरूप वस्तु या मूल्य विभेदन। तो पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता इसमें से होगी समरूप वस्तु। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्में समान प्रकार की वस्तुएं बेचती है, उपभोक्ता वस्तुओं में कोई अंतर नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, मोनोपोली की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसके ऑप्शन है अनेक विक्रेता, एक विक्रेता, स्वतंत्र प्रवेश या समरूप वस्तु। तो मोनोपोली की मुख्य विशेषता क्या होती है कि उसमें क्या होता है? सिंगल सेलर होता है, एक विक्रेता होता है।
और वही क्या करता है, पूरे मार्केट के ऊपर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मोनोपोली में मांग वक्र कैसी होती है, तो क्षैतिज, लंबवत, ऋणात्मक ढाल वाली या धनात्मक ढाल वाली। तो मोनोपोली में जो मांग वक्र होती है वह ऋणात्मक ढाल वाली होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। मोनोपोलिस्टिक अधिक उत्पादन बेचने के लिए मूल्य कम करता है, इसलिए मांग वक्र कैसी होती है, नीचों की ओर झुकी होती है। अब मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू होता है, या मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम होता है, या मार्जिनल रेवेन्यू जीरो के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम होता है। अधिक इकाई बेचने के लिए सभी इकाइयों का मूल्य कम करना पड़ता है, इसलिए सीमांत आय औसत आय से कम होती है। नेक्स्ट है मोनोपोली इक्विलिब्रियम की शर्त क्या है। मोनोपोली में इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में होता है, जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, या प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर हो। तो इसका सही आंसर होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। तो एकाधिकार में भी लाभ अधिकतमीकरण की शर्त वही रहती है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। मोनोपोली में मूल्य होता है, मोनोपोली में मूल्य क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर, मार्जिनल कॉस्ट से अधिक, मार्जिनल कॉस्ट से कम, एवरेज कॉस्ट से कम। तो इसका सही आंसर होगा मार्जिनल कॉस्ट से कम। मोनोपोली में प्राइस जो होता है मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होता है, यह उपभोक्ता शोषण को दर्शाता है। मतलब अगर प्राइस ज़्यादा होगा और उससे मिलने वाली जो वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कम होगी, तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर का शोषण होगा। नेक्स्ट है मूल्य विभेदन का अर्थ क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जब समान मूल्य पर लेना, विभिन्न उपभोक्ताओं का अलग अलग मूल्य लेना, मुफ्त वितरण करना, लागत से कम मूल्य लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विभिन्न उपभोक्ताओं से अलग अलग मूल्य लेना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होगा कि अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग मूल्य लेना। जब विक्रेता समान वस्तु को विभिन्न उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचता है तो इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी 3 डिग्री का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत किसने दिया था, मार्शल ने, पीगू ने, किन्स ने, चेम्बरलिन ने। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत दिया था पीगू ने। जो MPPSC हमारा इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन अधिक पूछता है। और पीगू ने ही मूल्य विभेदन को 3 श्रेणी में बांटा है। देखो, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। नेक्स्ट है डंपिंग का अर्थ क्या है। तो डंपिंग वैसे तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, लेकिन इसमें भी हम पढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, विदेश में कम मूल्य पर बिक्री, घरेलू बाजार में कम मूल्य, समान मूल्य या मुफ्त निर्यात। तो डंपिंग का मतलब होता है कि विदेश में कम मूल्य पर बिक्री करना। जब उत्पादक विदेश में कम मूल्य तथा घरेलू बाजार में अधिक मूल्य पर लेता है तो उसे डंपिंग कहते हैं। अच्छा, आप कमेंट में बताइएगा कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो ये डंपिंग वाली मेथड को अपनाती है, इस टाइप की क्रिया को सबसे ज़्यादा करती है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का प्रतिपादन किया है, किसने किया है, रॉबिन्सन ने, चेम्बरलिन ने, बार्लस ने और कर्नोट ने। तो इसका आंसर आएगा चेम्बरलिन ने। एडवर्ड चेम्बरलिन ने 1933 में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी प्रस्तुत की है। कब प्रस्तुत की है उन्होंने, 1933 में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी प्रस्तुत की है, किसने, एडवर्ड चेम्बरलिन ने। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या मोनोप्सोनी में। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। वहीं परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट पाए जाते हैं, वहाँ पर समान समरूप प्रोडक्ट उत्पाद पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट का महत्व क्या है, सर्वाधिक किस में है, मोनोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या बाइलेटरल मोनोपोली में। तो सेलिंग कॉस्ट का सबसे अधिक महत्व है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार आदि के द्वारा सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अगला है एक्सेस कैपेसिटी संबंधित है। एक्सेस कैपेसिटी किससे संबंधित है, मोनोपोली से, परफेक्ट कंपटीशन से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से या ड्यूओपोली से। तो इसका सही आंसर होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। चेम्बरलिन के अनुसार फर्में अपनी पूर्ण क्षमता से कम उत्पादन करती है। नेक्स्ट है ओलिगोपोली का अर्थ क्या है, एक विक्रेता, कुछ विक्रेता, अनेक विक्रेता या एक क्रेता। तो ओलिगोपोली में क्या होता है कि कुछ विक्रेता होते हैं, कुछ बड़ी फर्में होती हैं जो क्या करती है, मार्केट को कंट्रोल करती हैं। इसमें आपने पढ़े होंगे स्टेगलबर्ग का मॉडल, गुडनो का मॉडल, है ना, ये सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस किस बाजार की विशेषता है,
किस बाजार में इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है? परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, ओलिगोपोली में या मोनोपोली में? तो इसका सही आंसर होगा ओलिगोपोली में, है ना। एक फर्म का निर्णय अन्य फर्मों को प्रभावित करता है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है किंग डिमांड कर्व थ्योरी किसने दी है? कुर्नोट ने, स्यूजी ने, स्टेकलबर्ग ने या एजवर्थ ने? तो ये इसका आंसर आएगा पॉल एम स्यूजी। स्यूजी ने प्राइस रिजिडिटी समझाने का सिद्धांत दिया था। अब प्राइस रिजिडिटी क्या है, किससे संबंधित है ये? मोनोपोली से, ओलिगोपोली से, परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोली से? तो जो प्राइस रिजिडिटी है वह ओलिगोपोली से संबंधित है। ओलिगोपोली में फर्में मूल्य परिवर्तन से बचती है क्योंकि प्रतिस्पर्धियों की प्रतिक्रिया का भय रहता है। नेक्स्ट है कार्टेल पाया जाता है। कार्टेल किस में पाया जाता है? परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, ओलिगोपोली में या मोनोपोली में? तो इसका सही आंसर होगा ओलिगोपोली में। कार्टेल में फर्में मिलकर मूल्य एवं उत्पादन तय करती हैं। कुर्नोट मॉडल आधारित है। अब इसका बताइए आप, प्राइस कंपटीशन, क्वांटिटेटिव कंपटीशन, बेज कंपटीशन या प्राइस प्रॉफिट शेयरिंग से? तो जो कुर्नो का मॉडल है वो किससे संबंधित है? क्वांटिटेटिव कंपटीशन से। कुर्नोट मॉडल में फर्में उत्पादन मात्रा के आधार पर प्रतिस्पर्धा करती है। किसके आधार पर प्रतिस्पर्धा करती हैं? उत्पादन मात्रा के आधार पर। नेक्स्ट है बर्टेन मॉडल आधारित है। ये बर्टेन का जो मॉडल है ये भी ओलिगोपोली से संबंधित है। इसके ऑप्शंस दिए गए क्वांटिटेटिव कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन, बेज कंपटीशन, एडवर्टाइजिंग कंपटीशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राइस कंपटीशन। बर्टेन मॉडल में फर्में मूल्य के आधार पर प्रतिस्पर्धा करती है, जबकि अभी हमने ऊपर क्या देखा कि कुर्नोट के मॉडल में उत्पादन के आधार पर फर्में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करती हैं। अब स्टेकलबर्ग मॉडल में क्या विशेषता है? तो स्टेकलबर्ग जो मॉडल है वह लीडर फॉलोअर बिहेवियर पर आधारित है ना। तो कुर्नो का मॉडल किस पर है? उत्पादन पर है। और उसके बाद किसका था? बर्टेन का जो है वो प्राइस पर है और स्टेकलबर्ग का जो है लीडर फॉलोअर बिहेवियर पर आधारित है। इसमें क्या होता है, एक फर्म में लीडर होती है मतलब नेता होती है और दूसरी क्या होती है, उसकी फॉलोअर या अनुयायी होती है। फिर नेक्स्ट है प्राइस लीडरशिप पाया जाता है। तो प्राइस लीडरशिप किस में पाया जाता है? ओलिगोपोली में, है ना। मतलब स्टेकलबर्ग ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट है मोनोपोली का अर्थ क्या है? मोनोपोली, तो इसके ऑप्शन दिए हैं एक विक्रेता, एक क्रेता, अनेक विक्रेता या द्वैधिकार। तो इसका सही आंसर होगा मोनोपोली में केवल एक खरीदार होता है, मतलब एक क्रेता। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट है बाइलेटरल मोनोपोली में क्या होता है? 2022 या 2017 में पूछा गया था, एक बार चेक कर लीजिएगा। बाइलेटरल मोनोपोली में क्या होता है? एक विक्रेता में एक क्रेता, दो विक्रेता, अनेक क्रेता या अनेक विक्रेता। तो बाइलेटरल मोनोपोली में क्या होता है? एक विक्रेता और एक क्रेता। यह स्थिति तब होती है जब बाजार में एक विक्रेता और एक क्रेता दोनों हों, उसको हम बाइलेटरल मोनोपोली बोलते हैं। बाइलेटरल मोनोपोली में सप्लाई कर्व कैसा होता है? होता है, नहीं होता, क्षैतिज होता है, लंबवत होता है? तो सही आंसर होगा मोनोपोली में मूल्य एवं मात्रा दोनों मांग पर निर्भर करते हैं, इसलिए अलग सप्लाई नहीं होती है। मतलब मोनोपोली में सप्लाई कर्व नहीं होता है, याद रखिएगा। लर्नर इंडेक्स क्या मापता है? इन्फ्लेशन को, मोनोपोली पावर को, नेशनल इनकम को या इलास्टिसिटी को? तो लर्नर इंडेक्स मापता है मोनोपोली पावर को। लर्नर इंडेक्स एपी लर्नर के द्वारा दिया गया था। यह एकाधिकार शक्ति का मापन करता है। इसका फार्मूला क्या होता है लिखिएगा कमेंट में आप। नेक्स्ट है डेट बेस्ड लॉस संबंधित है। डेट बेस्ड लॉस संबंधित किससे? परफेक्ट कंपटीशन से, मोनोपोली से, मोनोपोली से या ड्यूओपोली से? तो जो डेट बेस्ड लॉस है वह मोनोपोली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मोनोपोली से, क्योंकि मोनोपोली में उत्पादन कम एवं मूल्य अधिक होने से सामाजिक कल्याण की हानि होती है ना। डेट बेस्ड लॉस क्या होता है ये भी आप कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से कम होता है, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है या मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, वो प्राइस को ही हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? संसाधनों का कुशल आवंटन होता है। इसमें क्या होता है कि मैनी बायर मैनी सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस गुड्स होता है, और जो प्राइस है वो इंडस्ट्री के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, फर्म प्राइस टेकर होती है ना। और इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। नेक्स्ट है और लॉन्ग रन में इसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है।
लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट तीनों बराबर होते हैं, या प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है, या प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमेशा प्राइस मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म को क्या मिलता है, केवल सामान्य लाभ मिलता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या आवश्यक है, मार्केट सेपरेशन, फ्री रिसेल, परफेक्ट मोबिलिटी, होमोजेनियस बायर। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए आवश्यक है मार्केट सेपरेशन, विभिन्न बाजारों को अलग रखना आवश्यक है। नेचुरल मोनोपोली का कारण क्या है, इंक्रीजिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट, कांस्टेंट कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट। तो इसका आंसर सही होगा डिक्रीजिंग कॉस्ट। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत घटती है तब नेचुरल मोनोपोली उत्पन्न होती है। परफेक्ट कंपटीशन सबसे अधिक क्या होता है, इनएफिशिएंट होता है, एफिशिएंट होता है, एक्सप्लॉइटेटिव होता है या रिजिड होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन सबसे अधिक क्या होता है, एफिशिएंट होता है। हालांकि रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली जैसी सिचुएशन नहीं होती है, केवल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली ही पाया जाता है। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, इस कारण से रियल लाइफ में नहीं होती है। यह बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करता है। कंज्यूमर सरप्लस कम होता है कब, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, प्योर कंपटीशन में या मोनोपोसोनी में। तो कंज्यूमर सरप्लस कम होता है मोनोपोली में। मोनोपोली में मूल्य अधिक होने से उपभोक्ता अधिशेष घट जाता है। अच्छा, ये कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्राइस ज़्यादा होता है और कंज्यूमर का क्या होता है, इसमें एक्सप्लॉइटेशन होता है। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग किसका उदाहरण है, प्रोडक्शन कॉस्ट का, सेलिंग कॉस्ट का, फिक्स्ड कॉस्ट का या मार्जिनल कॉस्ट का। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो सेलिंग कॉस्ट का उदाहरण है। विज्ञापन, प्रचार, ब्रांडिंग आदि सेलिंग कॉस्ट कहलाते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, मांग बढ़ाना होता है। टेसिट कॉल्यूशन पाया जाता है मोनोपोली में, ओलिगोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो टेसिट कॉल्यूशन पाया जाता है ओलिगोपोली में। जब फर्में बिना औपचारिक समझौते के सहयोग करती है तो उसे टेसिट कॉल्यूशन कहते हैं। टेसिट कॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब फर्में बिना औपचारिक समझौते के, बिना फॉर्मल एग्रीमेंट के एक दूसरे को क्या करती है, हेल्प करती है। और ये कहाँ होता है, ओलिगोपोली में होता है। गेम थ्योरी कहाँ उपयोगी है, मोनोपोली में, ओलिगोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में या मोनोपोसोनी में। तो जो गेम थ्योरी है वह यूज़फुल होती है ओलिगोपोली में, क्योंकि ओलिगोपोली में प्रत्येक फर्म प्रतिस्पर्धी की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखती है, इसलिए गेम थ्योरी का उपयोग किया जाता है। नेस इक्विलिब्रियम संबंधित है, किससे संबंधित है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स से, गेम थ्योरी से, पब्लिक फाइनेंस से या मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो नेस इक्विलिब्रियम का संबंध है गेम थ्योरी से। नेस इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां कोई भी खिलाड़ी अकेले अपनी रणनीति बदलकर लाभ नहीं बढ़ा सकता। नेक्स्ट है, प्राइस बार पाया जाता है। प्राइस बार कहाँ पाया जाता है, मोनोपोली में, ओलिगोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में या बाइलेटरल मोनोपोली में। तो प्राइस बार पाया जाता है ओलिगोपोली में। फर्में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मूल्य घटाती है, जिससे प्राइस बार होता है। नेक्स्ट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व क्या होता है, क्षैतिज होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, लंबवत होता है या पूर्णतः लोचदार होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। उत्पाद विभेदन के कारण फर्म का कुछ नियंत्रण होता है, लेकिन निकट विकल्प उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। नेक्स्ट है, चेम्बरलिन का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, मोनोपोली से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से, ओलिगोपोली से या परफेक्ट कंपटीशन से। तो चेम्बरलिन का जो कॉन्सेप्ट है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से संबंधित है। एडवर्ड चेम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी दी है। इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है, वो बुक का नाम क्या है आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, प्राइस लीडरशिप मॉडल संबंधित है, किससे संबंधित है, कुर्नोट से, स्टेकलबर्ग से, मार्शल से या बारर से। तो प्राइस लीडरशिप मॉडल संबंधित है स्टेकलबर्ग से। इस मॉडल में एक होती है और दूसरी क्या होती है, फॉलोअर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट होती है अधिक, शून्य, सीमित या अनिश्चित। तो परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट कैसी होती है, शून्य होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह तो होता नहीं है, तो सेलिंग कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी। सभी वस्तुएं समान होने के कारण विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है। मोनोपोली में AR क्या होता है, AR कर्व कैसी होती है, डिमांड कर्व होती है, सप्लाई कर्व होती है, कॉस्ट कर्व होती है, प्रॉफिट कर्व होती है। तो AR कर्व जो होती है वो हमारी क्या होती है, डिमांड कर्व होती है। AR कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू कर्व ही डिमांड कर्व होती है और इसी को प्राइस भी बोलते हैं। मोनोपोलिस्ट कभी उत्पादन नहीं करेगा जहाँ पर
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनिटी हो। तो मोनोपोलिस्टिक कभी उत्पादन नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, जब मांग की लोच जो है वो 1 से कम हो, मतलब मांग क्या हो, अलोचदार हो, बेलोचदार हो, तो मूल्य घटाने से कुलाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्टेल का उद्देश्य क्या होता है, कंज्यूमर वेलफेयर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस रिडक्शन। तो कार्टेल का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। कार्टेल में फर्में क्या करती है, मिलकर संयुक्त लाभ अधिकतम करती है, आपस में मिलकर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है। मोनोपोली में बैरियर्स टू एंट्री, मोनोपोली में क्या बैरियर टू एंट्री नहीं होते, होते हैं, सीमित होते हैं, केवल सरकारी होते हैं। तो बैरियर टू एंट्री इसमें होते हैं। पेटेंट, लाइसेंस, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आदि जो है वो प्रवेश अवरोध के एग्जाम्पल्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म की डिमांड कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, परफेक्टली इनलास्टिक होती है, यूनिटरी इलास्टिक होती है, रिलेटिवली इलास्टिक होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म की डिमांड होती है वह परफेक्टली इलास्टिक होती है। इसी कारण परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है, जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस सब इक्वल होते हैं, वह हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। मतलब फर्म बाजार मूल्य से अधिक मूल्य नहीं ले सकती, अगर वो लेगी तो क्या होगा, उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, डायरेक्ट जीरो हो जाएगी, कोई भी उसको खरीदना नहीं चाहेगा। मोनोपोली में लॉन्ग रन प्रॉफिट क्या होता है, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ संभव होता है, शून्य होता है या हानि होती है। तो मोनोपोली में लॉन्ग रन प्रॉफिट असामान्य लाभ होता है, प्रवेश अवरोधों के कारण होता है ऐसा। दीर्घकाल में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट संभव है। नेक्स्ट है प्राइस रिजिडिटी थ्योरी संबंधित है, किससे संबंधित है, कुर्नोट से, स्विगी से, चैम्बरलिन से या पिगू से। तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि प्राइस रिजिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्विगी ने दिया था, पॉल एम स्विगी ने। इनके द्वारा किंग डिमांड कर्व भी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें मूल्य स्थिरता को समझाया गया है। क्रॉस इलास्टिसिटी सबसे अधिक होती है, किसकी होती है, मोनोपोली की, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की या ओलिगोपोली की। तो क्रॉस इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सभी वस्तुएं क्या होती है, निकट प्रतिस्थापन होती है, एक के बदले दूसरी वस्तु का हम उपयोग कर सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में प्रवेश प्रतिबंधित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, सरकारी नियंत्रण होता है या सीमित होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रवेश होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है। दीर्घकाल में नई फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश संभव होता है, इसलिए दीर्घकाल में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। मोनोपोली में प्राइस एमआर के बराबर होता है, एमसी से अधिक होता है, एवरेज कॉस्ट से कम होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है। तो मोनोपोली में जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होता है, इसलिए मोनोपोली में क्या होता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट है किंग डिमांड कर्व में कीमत क्या होती है, अस्थिर होती है, स्थिर होती है, बढ़ती है, घटती है। तो किंग डिमांड कर्व में कीमत जो होती है वो स्थिर होती है, फर्में मूल्य परिवर्तन से बचती है क्योंकि प्रतिस्पर्धियों की प्रतिक्रिया अनिश्चित होती है। नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है कॉस्ट, प्राइस, प्रॉफिट या आउटपुट के। तो क्या था, एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस के बराबर होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम, जब टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास प्राइस आ जाता है, प्राइस या एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। टीआर अधिकतम कब होता है, जब एम आर 0 के बराबर हो, एम आर एम सी के बराबर हो, ए आर एम आर के बराबर हो या ए सी एम सी के बराबर हो। तो टी आर अधिकतम कब होता है, जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो, है ना, आपने पढ़ा होगा वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसमें देखते हैं हम एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, अधिकतम होती है और जो टोटल कॉस्ट होती है वो बढ़ना चालू हो जाती है। लेकिन एक पॉइंट आता है जब टोटल कॉस्ट वहाँ से डिक्रीज़ होना चालू हो जाती है, वह कब होता है, जब मार्जिनल कॉस्ट जो होती है 0 पे होती है। जब मार्जिनल कॉस्ट 0 पे होगी तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। टोटल रेवेन्यू अधिकतम होने पर मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है, यही कॉन्सेप्ट रेवेन्यू वाले में भी लागू होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म अर्न करती है इकोनॉमिक प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, मोनोपोली प्रॉफिट, लॉस इन लॉन्ग रन। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म हमेशा क्या करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। सेलिंग कॉस्ट कर्व प्रारंभ में क्या होती है, घटती है, बढ़ती दर से बढ़ती है, घटती दर से बढ़ती है या स्थिर रहती है। तो जो सेलिंग कॉस्ट कर्व है वो घटती दर से बढ़ती है। शुरुआत में विज्ञापन का प्रभाव तेज़ी से बढ़ता है, फिर कम होने लगता है। फिर नॉन प्राइस कंपटीशन सामान्यतः क्या होता है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। नॉन प्राइस कंपटीशन सामान्यतः क्या होता है, ओलिगोपोली होता है।
फर्में विज्ञापन, गुणवत्ता आदि के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करती है। मोनोपोली पावर इन्वर्सली डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉस्ट, आउटपुट, सप्लाई। तो मोनोपोली जो पावर है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करती है, मतलब जितनी अधिक मांग की लोच होगी उतनी कम मोनोपोली पावर होगी, है ना। नेक्स्ट है प्योर कंपटीशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन ड्यू टू। जो प्योर कंपटीशन है वो परफेक्ट कंपटीशन से क्यों अलग है? परफेक्ट नॉलेज के कारण, मोबिलिटी के कारण, होमोजेनियस प्रोडक्ट के कारण या ट्रांसपोर्ट कास्ट के कारण। तो परफेक्ट नॉलेज के कारण जो होता है वो परफेक्ट कंपटीशन किससे अलग होता है? प्योर कंपटीशन से अलग होता है। परफेक्ट कंपटीशन में अतिरिक्त शर्तें होती है जैसे परफेक्ट नॉलेज, जबकि प्योर कंपटीशन में ये शर्तें नहीं होती हैं। लीडर फॉलोअर बिहेवियर संबंधित है कार्नोट से, बटरेन से, स्टेगल वर्ग से, सूजी से। तो लीडर फॉलोअर बिहेवियर संबंधित है स्टेगल वर्ग से। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इक्विलिब्रियम कब होता है? जब मार्जिनल कॉस्ट कट करे मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से, जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को ऊपर से कट करे, या एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम हो। तो हमने आपको बताया था परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती है। एक तो क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करती है और MR/MC के बराबर होता है। MC कर्व को MR कर्व नीचे से काटना चाहिए, है ना। मोनोपोली में आउटपुट कॉम्पिटिटिव आउटपुट से अधिक होता है, कॉम्पिटिटिव आउटपुट से कम होता है, समान होता है, शून्य होता है। तो कॉम्पिटिटिव आउटपुट से अधिक होता है। मोनोपोली में कम उत्पादन में अधिक मूल्य रखता है, मतलब मोनोपोली क्या करता है, उत्पादन उसके पास कम होता है और मूल्य अधिक रखता है। तो उसके पास गिने चुने तो क्या रहते हैं, खरीदार रहते हैं। मतलब उस एरिया के तो बहुत सारे खरीदार होंगे वैसे, लेकिन उसके पास प्राइस की पूरी पावर रहती है, वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है। जितना ज़्यादा प्राइस रख सकता है उतना रख सकता है वो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग उत्पाद की पहचान, जहाँ पर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिज़ाइन आदि से उत्पाद अलग दिखाया जाता है। इसके एग्जांपल्स आप कमेंट में बताइए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के। कॉल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या होता है? फर्म कॉपरेट करती है, फर्म इंडिपेंडेंट होती है, नो बैरियर या परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो कॉल्यूसिव ओलिगोपोली में फर्म कॉपरेट करती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि फर्म क्या करती है, उसमें कॉपरेट करती हैं। नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या होगा? इंडिपेंडेंट बिहेवियर होगा, है ना। सबका अलग अलग इंडिपेंडेंट बिहेवियर होगा, वो एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करेंगे। कार्नोट मॉडल एज्यूम्स, कार्नोट का मॉडल क्या बताता है? क्वांटिटी कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन किसका बताता है? तो बटरेन का बताता है। और लीडरशिप लीडर फॉलोअर वाला किसका बताता है? स्टेगल वर्ग का बताता है। ये ओलिगोपोली से संबंधित 3 मॉडल्स हैं। अब आगे देखो बटरेन मॉडल एज्यूम्स प्राइस कंपटीशन। ओलिगोपोली में फर्म को किस बात का डर रहता है? टैक्स का, राइवल रिएक्शन का, लेबर का या कंज्यूमर्स का? तो राइवल के रिएक्शन का डर रहता है ओलिगोपोली में, कि हमने कोई प्राइस सेट करी तो सामने वाला अपनी प्राइस को कम ना कर दे, नहीं तो फिर उसके माल बिकने चालू हो जाएंगे और हमारे नहीं बिकेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंबाइंस मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली प्लस ओलिगोपोली, ओलिगोपोली प्लस कंपटीशन, मोनोपोली प्लस मोनोपोली। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किस किस से मिलकर बना है? एक तो मोनोपोली से और दूसरा परफेक्ट कंपटीशन से, क्योंकि इसमें दोनों की विशेषताएं होती है। एक मोनोपोली की भी होती है और दूसरा परफेक्ट कंपटीशन की भी कुछ विशेषताएं इसमें शामिल होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन की कौन सी विशेषता इसमें रहती है? मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स वाली। और मोनोपोली की क्या रहती है इसके अंदर? कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है मोनोपोली में कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का कारण क्या है? जब प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो और एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। तो मोनोपोली में कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्या है कि जब प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। हमने इसको 2-3 बार देख लिया है कि जब प्राइस ज़्यादा होगा तभी तो क्या होगा? कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। कंज्यूमर को उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता, वो कम मिलेगी प्रोडक्ट को खरीदने से, लेकिन उसको कीमत ज़्यादा चुकाना पड़ेगा और कीमत ज़्यादा चुकाएगा तो क्या होगा? उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीजेज। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब इंक्रीज होता है? कंज्यूमर सरप्लस में, प्रोड्यूसर सरप्लस में, कंपटीशन में या वेलफेयर में? तो प्रोड्यूसर सरप्लस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है ये भी आप कमेंट में बताइएगा और इसका कर्व बनाने की प्रैक्टिस करिएगा, ग्राफ वगैरह। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, डेट बेट लॉस, है ना, ये सब चीज़ें उसमें देखिएगा। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इंटरडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, कोऑपरेटिव होती है, मोनोपोलिस्टिक होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है।
मोनोपोली इक्विलिब्रियम जनरली लीड्स टू, जो मोनोपोली इक्विलिब्रियम है वो किसको बताता है? ओवर प्रोडक्शन को, अंडर प्रोडक्शन को, इफिशिएंट अलोकेशन को, या फुल वेलफेयर को? अंडर प्रोडक्शन को बताता है। मोनोपोली में क्या होता है? प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए तो वो प्राइस को ज़्यादा करते हैं। एक्सेस कैपेसिटी थ्योरम दिया है, किसने दिया है? चैम्बरलिन ने, रॉबिन्सन ने, पिगू ने, या मार्शल ने? तो एक्सेस कैपेसिटी थ्योरम किसने दिया था? चैम्बरलिन ने, जिनके द्वारा क्या दिया गया है? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की अवधारणा दी गई है। टेसिट कॉल्यूजन का अर्थ क्या है? टेसिट कॉल्यूजन, रिटर्न एग्रीमेंट, साइलेंट कोऑपरेशन, ओपन कॉम्पिटिशन, गवर्नमेंट एग्रीमेंट। तो टेसिट कॉल्यूजन का मतलब क्या होता है? साइलेंट कोऑपरेशन। टेसिट का मीनिंग ये होता है चुप रहना, साइलेंट, इसलिए इसका टेसिट कॉल्यूजन का मतलब क्या होगा? साइलेंट कोऑपरेशन। स्ट्रेटेजिक बिहेवियर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है स्ट्रेटेजिक बिहेवियर? परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, ओलिगोपोली में, या मोनोप्सोनी में? तो किसमें पाया जाता है? ओलिगोपोली में। स्ट्रेटेजिक बिहेवियर पाया जाता है ओलिगोपोली में। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री क्या डिटरमाइन करती है? आउटपुट को डिटरमाइन करती है, प्राइस को करती है, प्रॉफिट को करती है, कॉस्ट को करती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है? इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है, जबकि फर्म क्या करती है? प्राइस टेकर होती है, याद रखिएगा। मोनोपोली सप्लाई कर्व एग्जिट करती है, डज नॉट एग्जिट करती है, हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है? तो मोनोपोली में सप्लाई कर्व नहीं होती है ना, उसमें केवल डिमांड कर्व होती है। अच्छा, सप्लाई कर्व क्यों नहीं होती है? कमेंट में बताइएगा। प्राइस लीडरशिप कॉमन किस में होती है? मोनोपोली में, ओलिगोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में, या मोनोप्सोनी में? तो प्राइस लीडरशिप जो होती है वो ओलिगोपोली में कॉमन होती है। कार्टेल इनस्टेबिलिटी कारण, जो कार्टेल है वो उसकी इनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? गवर्नमेंट है, सीक्रेट चीटिंग बाय फर्म, लेबर प्रॉब्लम, डिमांड राइज। तो जो कार्टेल है उसकी इनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? सीक्रेट चीटिंग बाय फर्म, फर्मों के द्वारा गोपनीय रूप से चीटिंग, धोखाधड़ी कर दी जाती है, इसलिए कार्टेल इनस्टेबल हो जाता है। कार्टेल क्या होता है? मतलब समझौता, एक प्रकार का समझौता करना, उसको कार्टेल होते हैं। मोस्ट रियलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, या मोनोप्सोनी? तो जो मोस्ट रियलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर है वो है ओलिगोपोली है, क्योंकि मोनोपोली और जो परफेक्ट कंपटीशन है ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना, ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है दोनों। मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, जो मोनोपोली का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो किस पर आधारित है? डिमांड एंड कॉस्ट पर, सप्लाई ओनली पर, गवर्नमेंट पॉलिसी, या कंपटीशन ओनली? तो मोनोपोली का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो डिमांड और कॉस्ट पर बेस्ड है। परफेक्ट कंपटीशन क्या इंश्योर करता है? प्रोडक्ट इफिशियंसी, बेस्ट मोनोपोली पावर, या डेड वेट लॉस? तो परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्टिव इफिशियंसी होती है। अंडर मोनोपोली में क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है डिमांड कर्व के, एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है सप्लाई कर्व के, या मार्जिनल रेवेन्यू डिमांड कर्व के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व के बराबर होता है मोनोपोली के अंदर, और एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस बोलते हैं। एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है? यू शेप का, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्ट्रेट लाइन? तो एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है? यू शेप का होता है। ये यू शेप का क्यों होता है? इसका कारण ये होगा क्योंकि वो एक एवरेज निकाला जाता है उसमें, तो जो बीच वाला शुरू में क्या होता है कि कॉस्ट कम होती है, उसके बाद में फिर बढ़ने लगती है, इसलिए यू शेप का होता है। मार्जिनल कॉस्ट कट्स, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो किसको कट करता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करता है ना। और अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाता है तो उसको शट डाउन पॉइंट बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल व्हेन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब मार्केट सेपरेटेड होते हैं, फ्री रिसेल होता है, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, होमोजेनियस वायर होता है। जब मार्केट सेपरेटेड होते हैं तो वहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन संभव है। परफेक्ट कंपटीशन इज आल्सो कॉल्ड, परफेक्ट कंपटीशन को क्या बोलते हैं? प्योर कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, या एडमिनिस्ट्रेटेड मार्केट? तो प्योर कंपटीशन भी इसको कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन को। बाइलेटरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक सेलर और एक बायर हो, जहाँ पर दो सेलर हो, दो बायर हो, या मैनी सेलर हो। तो बाइलेटरल मोनोपोली का मतलब होता है कि जहाँ पर एक सेलर होता है और एक बायर होता है, एक ही खरीदार और एक ही बेचने वाला। मोनोप्सोनी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक सेलर होता है, एक बायर होता है, कुछ बायर होते हैं और कई सारे बायर होते हैं। तो मोनोप्सोनी में क्या होता है कि एक ही खरीदार होता है,
वन बायर होता है। ओलिगोपोली मार्केट जनरली हैज़, ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, मैनी फर्म्स, फ्यू फर्म्स, वन फर्म, इन्फिनाइट फर्म। तो ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, फ्यू फर्म होती है, कुछ फर्में होती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, परफेक्ट कंपटीशन प्रोवाइड्स मैक्सिमम कंज्यूमर वेलफेयर, मिनिमम वेलफेयर, मोनोपोली, प्रॉफिट, प्राइस रिजिडिटी। तो परफेक्ट कंपटीशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम कंज्यूमर वेलफेयर। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है और प्राइस को ही हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। और यही डिमांड लाइन होती है या हॉरिजॉन्टल। संसाधनों का यहाँ पर कुशल उपयोग होता है, उपभोक्ता को न्यूनतम मूल्य, इसलिए अधिकतम उपभोक्ता कल्याण प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एमसीक्यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल दिग्विजय इकॉन लैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी दिग्विजय इकॉन लैब से जुड़ जाएँ ताकि आपको सभी नोट्स, एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही एग्ज़ाम सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली शानदार वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।